स्टार्टअप्स के मामले में इंडिया जो है 3rd पोजीशन में आता है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर यूएस और चाइना के बाद। तो स्टार्टअप जो है इंडियन इकोनॉमी में कितना महत्वपूर्ण रोल रखते हैं और कैसे एक यंग जनरेशन जो हमारी आ रही है आगे, वो कैसे स्टार्टअप्स के थ्रू अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और अपने ग्रोथ के साथ साथ देश को भी आगे लेके जा सकती है। तो क्या स्टार्टअप्स की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्यों यहाँ की इंडिया की जो यंग जनरेशन है उसको स्टार्टअप्स की तरफ ही जाना चाहिए और कैसे वो अपने इनोवेशन को जो है सही लाइन में लेके आ सकती है जिससे वो अपनी ग्रोथ या अपना नया इनकम का सोर्स ढूंढ सकती है। तो इन सब क्वेश्चंस का हम आंसर लेंगे आज के हमारे एक्सपर्ट से, जो कि हैं सीए गौरव आनंद जी और सीए अंकुश वर्मा जी। इनसे हम पूछेंगे कि कैसे हम एक स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकते हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों एक्सपर्ट्स का वेलकम करता हूँ। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन गौरव जी से है। गौरव जी, जैसे देखिए कि पीयूष गोयल जी ने भी बताया था लास्ट मार्च में जी कि हमारे इंडिया में 65,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं। तो और हम इंडिया में स्टार्टअप्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर कोई स्टार्टअप्स को शुरू करना चाहता है तो क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जी सीएमए जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि आपने मुझे इस जो इम्पोर्टेंट जो सबसे टॉपिक है स्टार्टअप का, इसमें आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे अपने बोलने का थोड़ा सा आपने मुझे मौका दिया। तो अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की जी। तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप कोई स्टार्टअप बिजनेस में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको सिर्फ या तो आप पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या तो आपकी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी जिसको हम बोलते हैं, और सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब कि ये जो तीनों हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि हमारे इंडियन जो हमारा बिजनेस यहाँ पे चलते हैं, जैसे हम एचयूएफ में भी यहाँ पे काम करते हैं, कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी काम करते हैं, तो वो सब इसके लिए एलिजिबल नहीं, वो इस क्राइटेरिया से कंपनी गवर्नमेंट ने इन क्राइटेरिया से इनको नहीं डाला हुआ। पर जैसे कि हमारे कोई यंग जनरेशन है या कोई इंडिविजुअल जिसके पास कोई जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए 2 डायरेक्टर की जरूरत है, अगर पार्टनरशिप फर्म करनी है तब भी 2 पार्टनर्स की जरूरत है। अगर ऐसी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसके पास कोई दूसरा पर्सन नहीं है, पर उसके पास कोई इनोवेशन का आइडिया है जिससे वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो क्या वो स्टार्टअप में रजिस्टर नहीं कर सकता? इसके लिए आपके पास जो एक ऑप्शन जो बचती है तो यही है कि आप ओपीसी 1 पर्सन कंपनी में आप अपने आप को रजिस्टर कर ले। ठीक है, तो आप ओपीसी के थ्रू आप स्टार्टअप में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेकंड पर्सन नहीं है जी, उसके साथ, बिल्कुल तो वो ओपीसी में जाए। ओपीसी में आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा के उसके थ्रू आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका जो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने फेस करा है कि यही है कि जिस साल को आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जी, तो आपके उस साल से पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जी, तो इसका मतलब मुझे क्या है, उसमें किसी भी साल में मेरी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब अगर 1 रुपया भी ज्यादा होती है तो नहीं, अगर आपकी 1 रुपया भी ज्यादा है तो आप इस स्टार्टअप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। ठीक जी, आपकी जैसे कि स्टार्टअप जो है जो छोटे यूनिट्स को ऊपर लाने के लिए, तो शायद इसीलिए यहाँ 100 करोड़ की जो है लिमिट रखी गई है ताकि जो इसका बेनिफिट है छोटी कंपनी ज्यादा ले सके। जाकि यूथ जो आपने अभी बताया कि यूथ जो है वो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या इनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो वो मतलब कि इन्होंने जो गवर्नमेंट ने ज्यादातर यूथ को बूस्ट करने के लिए उनको अपने बिजनेस में इनोवेटिव आइडिया लाने के लिए ये जो क्राइटेरिया रखा है। और तीसरा ये भी इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि जो आपको स्टार्टअप बिजनेस करना है तो आपका जो बिजनेस है, अगर आप सपोज करो आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है और इसमें कोई इनोवेटिव आइडिया आपके पास है, तो वो जो बिजनेस में आपको इनोवेटिव आइडिया जो है वो बिजनेस भी आपका 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अगर लेट्स सपोज करो मेरा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है जी, और वो मैं
मेरा 10 साल से वो बिजनेस चल रहा है और मैं चाहता हूँ मैं उसमें कुछ नया इनोवेटिव लाना चाहता हूँ। मैं अब बैटरी वाला जो ऑटोमोबाइल को स्टार्टअप करना चाहता हूँ या सोलर वाला जो मैंने ऑटोमोबाइल का बिजनेस करना है। तो वो जो बिजनेस है वो आपका जो ऑटोमोबाइल का बिजनेस है वो आपका 10 साल पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे फैमिली बिजनेस होते हैं वो पीछे से चलते आते हैं, तो जी, वो तभी एलिजिबल होंगे अगर वो 10 साल से ज्यादा पुराने नहीं 10 साल से ज्यादा पुराने नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। तो बिजनेस है जो आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो एक तो या तो कोई इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, ठीक है, और या तो आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए जिसके थ्रू मतलब कि वो बिजनेस के थ्रू किसी दूसरे लोगों को भी एक नई जॉब की डेवलपमेंट नया होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे मैं ग्रोसरी का काम शुरू कर लूं, रिटेल शॉप खोल लूं, या मैं कुछ और रिटेल शॉप खोल लूं जो कि हजारों की तादाद में पहले काम कर रहे हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। वो नहीं है, कुछ नया करना कुछ नया होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज आपका अभी एजुकेशन का ही चल रहा है, ठीक है, तो आपका भी क्या है, अभी आप कोचिंग दे रहे हो, किसी भी फील्ड की एजुकेशन की कोचिंग दे रहे हो, अगर आप इसमें नया लेके आते हो, आप ऑनलाइन सर्विस देना चाहते हो, ठीक है, तो ये एक तरह की एक इनोवेटिव आइडिया हो गया। हम आगे मैंने अपने बिजनेस में नया क्या कर रहा हूँ, इसमें एक आप ऑनलाइन की सर्विस देना चाह रहे हो, तो ये भी एक तरह का इनोवेटिव आइडिया है। और इससे क्या होगा, नई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो ये आप स्टार्टअप में आप जैसे पहले जो कोचिंग क्लासेस होती थी वो फेस टू फेस होती थी, तो बाद में उसको जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको चेंज किया गया और उसको जो है डिजिटली अभी शुरू किया गया। तो इसको आप इनोवेटिव आइडिया दे सकते हो और आप इसमें ये होना कंपल्सरी है, ये इनोवेशन होनी चाहिए या कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में। ठीक। और सबसे लास्ट जो मैं बोलूं कि इसका सबसे लास्ट क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने फिक्स करा है तो यही है कि बिजनेस जो है आपका वो कोई स्प्लिटिंग अप या फिर रिस्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो कैसे एग्जांपल से एक बार समझा दें। लेट सपोज आप ये नहीं होना चाहिए कि आपने पहले से आपकी किसी का पार्टनरशिप चल रही है, तो आपने क्या करा, आपने स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो पार्टनरशिप छोड़ के आप किसी दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर ली, बिजनेस सेम ही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट वो आपने बस सिर्फ इसका एडवांटेज लेने के लिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मतलब कि आपके बिजनेस में ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये जो 5 जो मेजर क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट के, वो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे अगर आप तो ये इसमें कोई जैसे कुछ हार्डशिप भी नहीं रखी है गवर्नमेंट ने, ये जो है क्राइटेरिया इजीली क्राइटेरिया है, ये कोई इतने नहीं है। अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है तो आप ये 5 क्राइटेरिया आपके लिए बहुत सिंपल है और आप बहुत इजी वे से आप इसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है गौरव जी, आपने तो हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो बता दिया। अब हम ये भी जान ले कि हमें स्टार्टअप क्यों शुरू करने चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, तो ये सब हम पूछेंगे सी अंकुश वर्मा जी से। तो अंकुश जी, मैं चाहूंगा कि आप जो है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। थैंक यू महेश जी। अब मैं बेनिफिट की बात करने जा रहा हूँ। इसकी जो फर्स्ट बेनिफिट है वो इनको जेम पोर्टल से रिलैक्सेशन भी मिली हुई है, एंड जैसे बाकियों को इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है उनसे इनको रिलैक्सेशन मिल गई हुई है, एंड ये इसका सबसे मेन और बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, जैसे नॉर्मल पर्सन ने जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है तो उनको काफी 6-7 स्टेप्स का जो फॉर्म है वो सारा फिलफिल करना पड़ता है, तो इनको स्टार्टअप्स को इनमें जो है रिलैक्सेशन मिली। अच्छा, इनका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इनकम टैक्स बेनिफिट। वो अंडर सेक्शन 80 IAC में इनको एग्जम्पशन मिलेगी और ये लगातार 3 साल के लिए इनको बेनिफिट इसका मिलेगा। सेक्शन 80 IAC के साथ साथ इनको अंडर सेक्शन 56 में भी एग्जम्पशन मिल रही है और अभी तक टोटल 448 स्टार्टअप को इसका बेनिफिट मिल चुका है। अब जो इसका एक नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है इजी एग्जिट। जैसे कई कंपनीज ऐसी हैं जो अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाती, ये जो स्टार्टअप कंपनीज हैं इनका ये है कि ये अपना बिजनेस जो है वो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ये बंद कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि बाकी तो अगर कोई कंपनी में बंद करनी पड़े तो काफी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं जी, पर इस केस में सिर्फ विद इन 90 डेज आप इसको बंद कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके
जी, जैसे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क जो कॉस्ट है वो काफी चीपर है। उसका कारण ये है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट मिलती है। जैसे पेटेंट में इनको रिबेट जो है 80% फ्रॉम द गवर्नमेंट से मिलती है। और इन केस ऑफ ट्रेडमार्क इनको जो रिबेट है वो 50% तक गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ट्रेडमार्क की फीस अभी अराउंड 6,000 रुपए रहती है, तो उनको 50% ही 3,000 ही देना पड़ेगा। 3,000 देना पड़ेगा। पेटेंट में तो 80% है। 80% है, बिल्कुल। सिर्फ 20% ही उनको देना पड़ेगा। ठीक। अब इसका जो लास्ट एंड जो मेन बेनिफिट है वो है फंडिंग का। आम कोई भी जैसे स्टार्टअप कंपनीज को मेनली फंडिंग की प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है सभी स्टार्टअप्स में। बिल्कुल। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंड्स। इसमें 2 तरह के फंड्स कवर हैं जो है, एक तो है FFS, फंड फॉर स्टार्टअप कहते हैं, जिसका बेनिफिट अभी तक 600 स्टार्टअप कंपनीज ले चुकी हैं। अच्छा। एंड दूसरा है SISFS, जिसको हम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के नाम से जाना जाता है। और जिसका अभी तक 3600 स्टार्टअप कंपनी बेनिफिट ले चुकी है। इस स्कीम में ज्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसमें जो स्टार्टअप कंपनी एट इनिशियल स्टेज में जिनको बेनिफिट्स मिलता है वो जैसे कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो गई, प्रोडक्ट ट्रायल्स हो गए, मार्केट एंट्रीज हो गई, ऐसे तरह के इस तरह के जो है जो बेनिफिट इनको मिलते हैं। अच्छा। और ये सबसे मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इनको स्टार्टअप को ये मेन बेनिफिट मिलता है। जी। तो ये सब थे स्टार्टअप्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उनको रिक्वायर्ड हैं अगर स्टार्टअप इंडिया में आपको शुरू करना है, और उसके साथ साथ आपको बेनिफिट्स भी बताए गए हैं कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अभी के लिए तो हम ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कि कैसे आप स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करेंगे। वेबसाइट में आपको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करेंगे कि कैसे आपने स्टार्टअप अपना रजिस्टर्ड करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।